हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज हम आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का 2024-25 में प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लें तो ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का है और ये फिजिक्स का पेपर है। इस पेपर की जो कोर्स टाइटल है वो है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अगर आप हमारे चैनल पे जाकर देखेंगे तो आपको सिलेबस भी आपको वहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा कि ये किस सेमेस्टर में है। वैसे ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, तो इसका जो कोर्स टाइटल है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। इसका जो नंबर है उसको कोर्स टाइटल या कोड कह दें, कोर्स कोड कह दें, वो है PHY 103F PHY 104। दोनों नंबर से ये आपको मिलेगा। ओके, अगर इस पेपर के बारे में थोड़ी सी और डिटेल अगर हम आपको बताएं तो इस पेपर की पेपर आईडी है 5397। ये पार्ट 2 है। क्यों पार्ट 2 है? क्योंकि इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। 1 to 25 क्वेश्चन के सलूशन ऑलरेडी आपके अपलोडेड हैं। ओके, उसको देखने के बाद ही आप पार्ट 2 पे यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन 26 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन मिलेंगे। ये जो पेपर था ये टोटल था 1 से 75 क्वेश्चन, तो उसकी जो टाइमिंग थी वो 1.5 आवर थी और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 75 थे। ओके, तो टोटल क्वेश्चन इसमें जो आए थे वो आए थे 1 to 50 क्वेश्चन आए थे। ओके, इसका जो टाइमिंग था वो 1.5 आवर था और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 75 थे। ये जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं मैंने। पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 1 to 25 तक के सलूशन मिल जाएंगे और क्वेश्चन पार्ट 2 में आपको 26 to 50 के सलूशन मिल जाएंगे, जो अभी आगे मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो अब चलते हैं, आपको पेपर सॉल्व कराते हैं। पेपर काफ़ी इजी आया था, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़े हो तो इनके सारे वीडियो जो फुल लेक्चर है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे साइंस विद अस पे। तो आप जाके वहाँ से भी आप अगर पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और वैसे यहाँ पे तो हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अच्छा, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगर हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं और अगर हाफ पार्ट तक देख लेते हैं तो हमारे चैनल पे ज़रूर कमेंट करके जाइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई और भी ईयर के पेपर चाहिए या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर चाहिए और वो हमारे चैनल पर अपलोडेड नहीं है तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम वो भी आपको प्रोवाइड कर सकें। और आपको इन सारे जो भी लेक्चर हैं इनके आपको नोट्स भी PDF फॉर्म में हमने प्रोवाइड कर देंगे। ओके, हमारा जो 26 क्वेश्चन है, 25 तक ऑलरेडी हमने करा दिया है, तो हमारा जो 26 क्वेश्चन है वो है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ रिलेटेड टू। ऑप्शन इसमें दिया है टेम्परेचर, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क। ओके, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 0th लॉ होता क्या है। ऑलरेडी आप थर्मोडायनेमिक्स में शुरू में ही ये टॉपिक आता है आपका और सिलेबस में भी सबसे पहले मेंशन है 0th लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको अगर 0th लॉ के बारे में थोड़ा बहुत बता दें तो 0th लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसको इंट्रोड्यूस किया था, कभी कभी कहीं कहीं पूछ देता है, रैल्फ H फाउलर ने। ओके, इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था और ये 4 थर्मोडायनेमिक्स बेसिक लॉ होते हैं, उसमें ये सबसे पहला लॉ माना जाता है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो द लॉ फ्रेम द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में देता है, विच कैन बी यूज टू मेजर द थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम के बीच में क्या मेज़र करता है? थर्मल इक्विलिब्रियम मेज़र करता है। और ये पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट 0th लॉ का चलता है वो आपका किस पे चलता है? वो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर पे चलता है। अगर हम इसकी डिफिनीशन अच्छे से अगर आपको बताएं,
आप पढ़े भी होंगे, अगर मैं आपको इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूं तो हम कह सकते हैं कि इफ़ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मान लीजिए ये दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड इफ़ दे आर प्लेस्ड विथ अ थर्ड सिस्टम, अगर ये किसी थर्ड सिस्टम के साथ इनको प्लेस कर दिया जाए इन दो को, देन द होल सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है आर, या हम ये कह दें होल सिस्टम, या ये कह दें ऑल द थ्री सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम हैं, ओके, तीनों सिस्टम सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी ये हमारे सारे किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ओके। तो ओवरऑल ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देता है, और ये किस पे डिपेंड होता है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ओके। तो इस 26 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच प्रोसेस नो हीट इज़ रिक्वायर्ड, वो कौन सा प्रोसेस होता है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का है, इसमें पूछा है वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हीट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ऑप्शन दिया आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, फ्री एक्सपेंशन। अगर आप ध्यान दें तो इसका ऑप्शन जो है वो फ्री एक्सपेंशन है। कैसे? क्योंकि जब भी कोई फ्री एक्सपेंशन होता है तो वहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस ऑप्शन में क्या होगा, वर्क डन जीरो। आपको इसमें कोई वर्क करना ही नहीं है। अगर वो फ्री एक्सपेंशन है तो आराम से अपने आप ही वो फ्रीली घूम रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन जीरो हो गया। और कहीं अगर वर्क डन जीरो है, इट मीन्स कि वहाँ क्या है, नो हीट रिक्वायर्ड, ओके, नो हीट रिक्वायर्ड। और क्वेश्चन क्या पूछा, इन विच प्रोसेस नो हीट इज़ रिक्वायर्ड। तो जहाँ भी वर्क डन जीरो होता है वहाँ हीट रिक्वायर्ड नहीं होती है, और वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्री एक्सपेंशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ। पूछा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन है किसका, मोमेंटम, एनर्जी, बोथ, टेम्परेचर। सबसे पहले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको पता रहे। वैसे अगर आप हमारे चैनल पे जाके विजिट करेंगे फुल लेक्चर, तो वहाँ आपको थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी डिटेल लेक्चर मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद भी हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि थोड़ा बैकग्राउंड आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चलता रहे, ओके। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम रीस्टेटमेंट कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। या अगर हम इसकी डिफिनीशन और अच्छे से बताएं तो ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये जो एनर्जी होती है कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ आइसोलेटेड सिस्टम। कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहाँ एनर्जी नहीं क्रिएट की जाती है, नहीं डिस्ट्रॉय की जाती है। क्या होती है, इट कैन ओनली ट्रांसफ़र और चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। ये क्या होती है, केवल चेंज होती है, चेंज वन फॉर्म टू अनदर, ओके। यहाँ पे क्रिएट नहीं की जाती, केवल ट्रांसफ़र होती है, या हम कहते हैं चेंज होती है, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ क्या क्या होगा, तो वहाँ चेंज होगा डेल्टा यू ऑफ सिस्टम, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। अगर ये चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, ये वर्क है, सिस्टम में डू सम एक्सटर्नल वर्क, ओके, ठीक। तो क्या होगा, अगर हम कहीं भी सिस्टम में हीट एनर्जी सप्लाई करना है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, तो उसका डेल्टा यू जो कि इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो चेंज होगी, और डेल्टा डब्ल्यू जिसको हम सिस्टम में डू सम एक्सटर्नल वर्क, मतलब कुछ एक्सटर्नल वर्क होगा। मैथमेटिकली इसको अगर हम बता रहे हैं तो हम ये ओवरऑल लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। ये हमने पूरा थर्मोडायनेमिक्स ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसमें एक एक के बारे में एक्सप्लेन कर दें
तो इसको कहते हैं हम हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, सप्लाइड टू द सिस्टम, क्या, हीट। ओके, ये क्या होता है, ये होता है वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, तो अगर हम ओवरऑल कहें तो ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है, इस एक्सप्लेनेशन में आपको क्या समझ में आ रहा है? इस एक्सप्लेनेशन में सबसे मेन फंडा क्या है, एनर्जी का। ठीक है, सब कुछ एनर्जी पे डिपेंड है, इसलिए हम इसका ऑप्शन कौन सा कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, एनर्जी। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंटरनल, क्वेश्चन नंबर 29, द इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस डिपेंड्स ऑन। पूछा है जो इंटरनल एनर्जी होती है रियल गैस की, दो तरह के गैस होते हैं, एक आइडियल गैस, एक रियल गैस। यहाँ रियल गैस के बारे में चल रहा है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन क्या क्या दिए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में भी एक्सप्लेन करें। जो इंटरनल एनर्जी की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस इज कम्बिनेशन ऑफ बोथ इट्स इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इसको हम अच्छे से आपको लिख के एक्सप्लेन कर दें तो जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस इज कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है ये, बोथ इट्स इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस पे डिपेंड होती है, डिपेंड्स ऑन, ध्यान दीजिएगा इसी में आंसर चल रहा है मेरा, डिपेंड्स ऑन टी, एंड और किस पे डिपेंड होती है, बोथ है ना, बोथ कॉम्बिनेशन। तो पहला हो गया आपका इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी किस पे होती है, ये किसके कारण होती है, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, और ये किस पे डिपेंड होती है, विच डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। आपका आंसर मिल गया इसी में। अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ मैंने लिखा है कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस होती है वो कम्बिनेशन होती है दो चीज़ों की, किसकी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके का होता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के बीच में वो होता है, मूवमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है, उन सब के कारण यहाँ पे इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब ये जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड होती है, वो टेम्परेचर पे। ओके, तो टेम्परेचर मेरा ऑप्शन दिख रहा है। और जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड होती है, वो होती है वॉल्यूम पे। तो इसमें मेरा ऑप्शन वॉल्यूम भी है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम एक साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएंगे। तो 29 का मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपको आंसर बता दूँ तो भी आप उसमें सेटिस्फाई हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन है तो आपको इसका हल्का फुल्का भी कुछ भी याद रहेगा तो आप बिना सोचे समझे आंसर टिक लगा लेंगे। ठीक है, या एक्सप्लेनेशन है तो कहीं थियरी अगर कोई पूछ दिया या कोई एक्सप्लेनेशन पूछ दिया कि क्यों ऐसा होता है तो आप उसको थोड़ा ही सही लेकिन एक्सप्लेन तो कर पाएंगे ना, इसलिए हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इन विच प्रोसेस इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। ये सारे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं। ओके, पूछा है कि इन विच प्रोसेस इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, किस प्रोसेस में इंथैल्पी कांस्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन देख लिया जाए, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोबारिक एक्सपेंशन, जूल एक्सपेंशन, जूल थॉमस एक्सपेंशन। ओके, अगर हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं आइसेनएंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेनएंथैल्पिक प्रोसेस होता क्या है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आइसेनएंथैल्पिक
आइसन एंथैल्पिक, क्योंकि इसी से रिलेटेड है इसका सॉल्यूशन। आइसन एंथैल्पिक प्रोसेस ये होता क्या है, इसके बारे में मैंने चैनल पे काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आइसन एंथैल्पिक प्रोसेस क्या होता है? अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन विच एंथैल्पी ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट इज नोन एज आइसन एंथैल्पिक प्रोसेस। क्या होता है? एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम will be constant known as क्या? आइसन एंथैल्पी प्रोसेस। ओके, और ये जो आइसन एंथैल्पी प्रोसेस होता है, इसमें अगर हम इसको आगे एक्सप्लेन करें तो एक होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, और अगर हम आगे एक्सप्लेन करें तो इसमें एक आता है टॉपिक थ्रॉटलिंग प्रोसेस। जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, वो जो है एक एग्जाम्पल है किसका? आइसन एंथैल्पिक प्रोसेस का। तो आइसन एंथैल्पिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हमारा क्या होता है, एंथैल्पी आपकी जो होती है वो कांस्टेंट होती है सिस्टम की, ठीक। और इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अब थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ओके, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है? तो हम कहते हैं कि अगर हम एक आपको सिस्टम बना के दें, जैसे ये एक मेरा सिस्टम है, ध्यान से देखिए, ये और ये, यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए P1 है, यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए P2, ये डायमीटर है कैपिटल D और ये डायमीटर है स्मॉल d। ओके, तो अगर हम कहें यहाँ पे आपको फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, और फ्लूइड का फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से फ्लूइड होते हुए यहाँ पे फ्लो करेगा। अब अगर हम क्या करें, वी पुट एनी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, अगर हम कह रहे वी पुट एनी रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड, अगर इस फ्लो ऑफ फ्लूइड पे अगर हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा दें, ठीक। अब रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं जो ये डायमीटर है वो कम हो गया, ओके, स्मॉल कर दी। फ्लो ऑफ फ्लूइड, देन प्रेशर पहले क्या था? P1 था। प्रेशर ऑफ फ्लूइड विल डिक्रीजेस बट एंथैल्पी विल बी कांस्टेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस फ्लो में अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो P1 प्रेशर जो क्या होगा, पहले जाया था, बाद में क्या हो जाएगा? कम। तो प्रेशर में यहाँ डिक्रीज हो गया, और प्रेशर अगर डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे एंथैल्पी क्या है इसकी? एंथैल्पी इसकी कांस्टेंट है। इसी को कहते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस, और आइसन एंथैल्पी प्रोसेस का ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और इसी आइसन एंथैल्पी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? जूल थॉमसन एक्सपेंशन। तो हमारा कौन सा एग्जांपल सही, ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी, जूल थॉमस एक्सपेंशन। सॉरी, थॉमसन नहीं, जूल थॉमस एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर दें, ये जो प्रोसेस होता है ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक। और इसका काम क्या होता है? ये स्पेशली यूज किया जाता है रिड्यूस टेम्परेचर और प्रेशर के लिए। ओके, ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है और टेम्परेचर और प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ही इसका काम किया जाता है। ओके, इसको यूज में लाया जाता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट इज। पूछा है कि कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में कितनी होती है। ओके, तो हम आपको इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दे देते हैं। सपोज कर ली टेम्परेचर है T1, ठीक है, इसी को हम कह देते हैं स्टीम पॉइंट, और ये हो गया, कुछ ना पता हो तो स्टीम पॉइंट क्या ले लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर बदल दें, इसे चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, सॉरी 373 केल्विन, ठीक, ये तो सबको आता है। T2 मान लीजिए क्या हो गया मेरा, आइस पॉइंट, क्योंकि इन्हीं दो पॉइंट के बीच की इफिशियंसी पूछा है, ये होती है 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसे केल्विन में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 273 केल्विन। ओके, अब इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T2 / T1। ओके,
यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस T2 मेरा है 273, केल्विन में सॉल्व हो रहा है, और 373। अगर इसे सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं 100/373। ठीक, इसको एलसीएम लेके 373 माइनस 273 तो 100 आ जाएगा, और नीचे एलसीएम मेरा क्या था 373। इसको डिवाइड कर दें तो मेरा आएगा 0.2681। ओके, ये इफ़िशियंसी है। अब इसे परसेंटेज में बदल दें तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर परसेंटेज 0.2681 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 26.81%। इसको हम अप्रॉक्स में लिखते हैं। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन कहीं आ रहा है इफ़िशियंसी में, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 26.81%। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 क्वेश्चन, द इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। पूछा है कि जो इंट्रोपी होती है सिस्टम की वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होती है। तो अगर हम ध्यान दें तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दें कि जो इंट्रोपी होती है वो होती क्या है। पहले जो इंट्रोपी होती है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इंट्रोपी को अगर मेज़र करने को कोई कह दे तो हम क्या कहेंगे, अगर इंट्रोपी को मेज़र करने को कह दे तो हम कहते हैं ये होता है डिग्री या डिसऑर्डर। कहीं भी अगर आपको डिसऑर्डरनेस दिख रही है या रैंडमनेस दिख रही है सिस्टम की, तो हम कह सकते हैं वहाँ हम इंट्रोपी मेज़र कर रहे हैं। और अगर इंट्रोपी मेज़र करें तो वहाँ की इंट्रोपी क्या होगी, हाई होगी। जैसे अगर हम एक्सप्लेन कर दें कि अगर किसी की इंट्रोपी लो है, अगर इंट्रोपी लो है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो सॉलिड फेज में, मतलब उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो एक ऑर्डर में। और अगर किसी की इंट्रोपी हाई है तो हम क्या कह सकते हैं वो गैस फेज में, मतलब कि उसमें डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा होगा। गैस के मॉलिक्यूल के बीच मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे डिसऑर्डरनेस सबसे ज़्यादा है। तो लो तभी होती है सॉलिड फेज जब हो, और हाई तब होती है जब गैस फेज। ठीक, अब जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें इंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि इंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक, मतलब 1 बाय 1 नहीं जाती है, वो डायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज होती है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज हो रही है, तो वो एक तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और एक बार अगर चेंज हुई तो फिर रिटर्न होकर वो दूसरे फेज़ में, अपने पुराने फेज़ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे इंट्रोपी क्या हो जाती है, यहाँ पे इंट्रोपी आपकी सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 32 में क्या पूछा है, द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिलेशन द रिप्रेजेंट क्लैसियस थ्योरम। इसका अगर हम आपको डायरेक्ट आंसर दे दें तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारा होगा 33 का ऑप्शन नंबर डी, dq/dt <0। इसका काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन हमने लेक्चर में दिया है, तो हमारे चैनल पे जाके आप लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। यहाँ एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये एक लेंदी टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, द क्लैसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन इज। पूछा है कि द क्लैसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन क्या होता है। तो अगर हम क्लैसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये होता क्या है, डायरेक्ट आंसर बताएं तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्लैसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन रिलेट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यहाँ लिख देते हैं रिलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ टेम्परेचर ड्यूरिंग फेज चेंज। ठीक है, इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के साथ होता है जब भी फेज चेंज होता है। फेज चेंज मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से इस टाइप की फेज को हम कहते हैं कि फेज चेंज हो रहा है। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है dp/dt L/T V2 - V1। ओके, अब इसके बारे में ज़रा हम बता दें कि ये क्या क्या है। इसे कहते हैं, ये जो पूरा है, स्लोप ऑफ प्रेशर टेम्परेचर कर्व। ओके, एल क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन। ठीक, अगर इसको यूनिट बताएं तो जूल पर मोल। ओके,
और ये क्या होता है, ये है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसे क्या कहते हैं, डिफरेंस इन मोलर वॉल्यूम ऑफ टू फेज, क्योंकि इसमें फेज चेंज होता है तो टू फेज के बीच का ये डिफरेंस होता है। इसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, MQ अपॉन पर मोल। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा सही हुआ, dP अपॉन dP L अपॉन T V2 माइनस V1। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, dP अपॉन dt, dP अपॉन dt, dP अपॉन dt। अपॉन वाले ये दो हैं, इसमें भी ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन सही है मेरा, यानी 34 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, गिब्स पोटेंशियल इज डिफाइंड है। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है कि क्या होता है। अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी है। ये मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये ऑप्शन है G इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS। अगर हम ध्यान दें तो इसको ये भी लिखा जाता है कैपिटल G इक्वल टू H माइनस TS। ओके, यहाँ H क्या होता है, इसे कहते हैं एंथैल्पी। ओके, अब इसमें भी डिटेल बता देते हैं। ये होता है मेरा गिब्स पोटेंशियल। ओके, इसी को कहते हैं गिब्स पोटेंशियल। ठीक, इसे क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी होती है इस सिस्टम की। ओके, ये क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक, और ये क्या होता है, वॉल्यूम होती है। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन ये केल्विन में होता है। और एस क्या होता है, इंट्रॉपी होती है, इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम। इन्हीं को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम कहते हैं एच। इनको अगर हम कंबाइन कर दें तो हम इसे कहते हैं एच, जो कि होती है इंथैल्पी। ओके, तो हमारा रिलेशन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगर हम इसके बारे में एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा डिफिनीशन दे दें तो गिब्स फ्री एनर्जी इज द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी which is available for doing useful work, where H stands for internal energy of the system, while TS stands for energy for non-useful work done, या energy which is not available to do useful work. ओके, ये हमारा इसका स्टेटमेंट होता है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पे अच्छे से और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ अ बेस रजिस्टर बायस इज। इसका मैं डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा सा डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन हमको हमारे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे तो आपको सब के सोल्यूशन मिल जाएंगे थ्योरेटिकल ऑप्शन में। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन में। ठीक, अगर आप पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो। वैसे यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, बीटा प्लस 1। द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ए बेस रजिस्टर बायस क्या होता है, बीटा प्लस 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है, अ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। बोला है कि गैल्वेनोमीटर सीरीज में हाई रेजिस्टेंस के साथ हम क्या कहते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, नन ऑफ द एबव। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, एक्सप्लेन कर दें तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अ गैल्वेनोमीटर यूज़ कैसे करते हैं। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बोथ एन अमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज हम अमीटर बनाने में भी करते हैं, ठीक है, और वोल्ट मीटर भी बनाने में करते हैं। लेकिन ऑप्शन क्या होता है, अमीटर रिक्वायर ऑल द करेंट टू पास थ्रू इट, ओके, टू गिव करेक्ट रीडिंग ऑफ करेंट। ठीक, जितने भी इसमें से आप करंट जाएंगे वो आपको एक करेक्ट रीडिंग देंगे। ठीक है, बट नो करंट शुड फ्लो थ्रू अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाती। क्यों, टू ऑब्टेन करेक्ट रीडिंग ऑफ वोल्टेज। अगर आपको वोल्टेज की अच्छी रीडिंग लेनी है तो वहाँ आपको करंट नहीं जानी चाहिए। दिस बिहेवियर कैन बी अचीव्ड यूजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये बिहेवियर वोल्ट मीटर में हम तभी पा सकते हैं जब वहाँ हम क्या कर दें, रेजिस्टेंस का यूज़ कर दें। और यहाँ पूछा क्या है, गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ अ हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। अब हाई रेजिस्टेंस अगर हो जाए सीरीज के साथ तो वो क्या बन जाएगा, वो अपने आप वोल्ट मीटर, जहाँ करंट ही नहीं पास होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम डायग्राम अगर बना दें
तो 2 डायग्राम बनाते हैं यहाँ आपको। एक हो गया ये देखिए, गैल्वेनोमीटर लगा दिए, माइनस प्लस, ये हो गया आपका आर, ये पैरेलल में, और अगर पैरेलल में हुआ तो ये क्या हो गया, अमीटर, ठीक। और अगर यही चीज़ हम सीरीज में कर दें तो ये हाई रेजिस्टेंस की तरह काम कर जाएगा। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा, वोल्ट मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि अगर हाई रेजिस्टेंस हो जाए सीरीज में, कैलोमीटर सीरीज में हाई रेजिस्टेंस हो जाए तो क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंसिटिविटी ऑफ मल्टीमीटर इज गिवन इन। सेंसिटिविटी मल्टीमीटर की हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर डायरेक्ट आंसर आपको देते हैं तो 36 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप हमारे चैनल पे जाके एक बार विजिट करके चेक कर लिए, किलो ओम पर वोल्ट। ओके, तो 36 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 39, टू गेट द थेवेनिन वोल्टेज यू हैव टू। अगर हम इसको बताएं तो हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट हमने बनाया वहाँ पे नॉर्टन के बारे में पूछा है, सेम क्वेश्चन नॉर्टन से रिलेटेड पूछा है। तो वहीं पे मैंने थेवेनिन के लिए भी एक आपको छोटा सा आंसर दे दिया था कि वहाँ पे क्या होगा। तो फिर भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। मतलब कि अगर आपको थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सर्किट में आपको जो लोड होता है, RL जो ऑप्शन में होता है, RL होता है ऑप्शन में जब सर्किट बनती है तो, ठीक है। तो जो ऑप्शन में RL होता है उसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे सर्किट से। जब इसको रिमूव करेंगे तो सर्किट क्या हो जाती है, थेवेनिन की ओपन हो जाती है। और जब ओपन सर्किट वोल्टेज होगा तो वहाँ पे ओम्स लॉ या किरचॉफ लॉ या वोल्टेज डिवाइडर रूल, जो भी रूल लगाना है वहाँ उस पर लगा के हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, थेवेनिन वोल्टेज, ठीक। इसका मतलब कि लोड रेजिस्टेंस को वहाँ से अगर हम ओपन कर दें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थेवेनिन वोल्टेज निकल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ओपन द लोड रजिस्टर। यही चीज़ नॉर्टन में जब जाती है, वहाँ करंट देखते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट कर देते थे। ये चीज़ मैंने पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन की हुई है। तो 39 का ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विथ फॉरवर्ड बायस टू अ पीएन जंक्शन द विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर, जाहिर सी बात है कि करंट आपको अच्छी मिलनी है तो डिप्लीशन में लेयर वहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसका फुल लेक्चर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, ठीक। 41, द लीकेज करंट इन पीएन जंक्शन इज द ऑर्डर ऑफ। लीकेज करंट किस में होती है, लीकेज करंट से ही पता है कि ये सबसे कम होती है, जो धीरे निकलती है, लीकेज होती है, एक तरह का लीकेज है। तो लीकेज हमेशा माइनर ही होता है। इट मीन्स कि इसका ऑप्शन नंबर, अगर ऐसे जनरल देखें तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, माइक्रो एम्पियर। और इसका फुल डिटेल आपको चैनल पे जाके मिल जाएगा। तो 41 का कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 में है, अ जेनर डायोड इज यूज्ड है। पूछा है जेनर डायोड को हम यूज़ कैसे करते हैं, एन एम्पलीफायर, वोल्टेज रेगुलेटर, रेक्टिफायर या मल्टी वाइब्रेटर। तो हम जेनर डायोड को यूज़ करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है, या रिवर्स बायस मोड में हम इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक। इसका फुल एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से देखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, 42। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स भी एक्सप्लेन किया है, कुछ पार्ट इसके भी एक्सप्लेन करें, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन पे भी चल रहे हैं और थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का होता क्या है, तो सबसे पहले जान लीजिए रिपल फैक्टर होता क्या है। रेशियो बिटवीन वैल्यू ऑफ AC voltage and DC voltage of रेक्टिफायर, ठीक है, यही रिपल होता है, ठीक है, रिपल फैक्टर होता है। अगर फार्मूला देखें तो लिखते हैं हम स्मॉल r इक्वल टू रूट में IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर अपॉन IDC। ओके, यहाँ पे जो IRMS होता है वो क्या होता है, I0 अपॉन √2 होता है, और IDC क्या होता है, I0 अपॉन पाई होता है। इन दोनों वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें और सॉल्व कर दें, मेरे पास स्पेस कम हो गया, अगर हम इसको सॉल्व करें पुट करके
तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.21। यहाँ स्पेस कम इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लिए, बस वैल्यू पुट करके जो कट रहे हैं काट देना है, आपको मिल जाएगा ऑप्शन R = 1.21। तो 43 का मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, अ पीएन जंक्शन दैट रेडिएट एनर्जी एज लाइट इंस्टेड ऑफ एज हीट इज कॉल्ड। बोला है कि पीएन जंक्शन अगर एनर्जी रेडिएट कर रही है, ओके, एज अ लाइट इंस्टेड ऑफ हीट, हीट के स्थान पर अगर लाइट इमिट कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं LED, ओके। इसी में हमको लाइट मिलती है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होती है कि व्हेन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड पीएन जंक्शन पे, इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन एट द जंक्शन एंड एनर्जी डिफरेंसेस इज रिलीज्ड एज फोटान। और जो वो रिलीज होती है फोटान, वही क्या है? LED में हमें दिखता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इफ द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन कंट्रोल ग्रिड ऑफ CRT इज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ स्पॉट। इसका आंसर डायरेक्ट दे रहे हैं, CRT का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन होगा डी, 45 का, सॉरी बी, इफ द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन कंट्रोल ग्रिड ऑफ CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब के बारे में आपको फुल लेक्चर मिल जाएगा वहाँ। अगर इंक्रीज करते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ स्पॉट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द मटेरियल यूज टू कोट इनसाइड फेस ऑफ CRT, ओके। CRT के अंदर जो मटेरियल कोट की जाती है वो कौन सी होती है? तो उसका ऑप्शन होगा आपका 46 का बी। ये तो डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना चाहिए, जब उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते हैं तो वहीं पे आपको मिल जाता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी। 47 है, व्हेन एन एमीटर इज इंसर्टेड इन द सर्किट करंट विल बी। अगर एक एमीटर को इंसर्ट कर दिया जाए इन द सर्किट, किसी सर्किट में, तो सर्किट करंट क्या होगी? तो सर्किट करंट वहाँ पे क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है? क्वेश्चन नंबर है 48। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम इसको अब थोड़ा सा जल्दी इसके ऑप्शन आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ ऑप्शन बताएं तो आप नहीं, अगर एक्सप्लेन हो पाया कुछ तो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सब के एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे अगर आप डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे तो, ओके। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैं अगर नहीं बता रही हूँ तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पूरा ही मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है या आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा, हम वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ओके, या अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, द मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस फॉर मेजरिंग द वोल्टेज। वोल्टेज को मेजर करने के लिए मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस कौन सी होती है? CRO होती है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट दे रहा है, ICEO = फिलिंग द ब्लैंक्स ICBO। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी, 1 + बीटा, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, द कलेक्टर बेस जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर हैज, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स बायस एट ऑल टाइम, ओके। कलेक्टर बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या हो जाता है? रिवर्स बायस होता है हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये आपका 1 to 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2 पार्ट्स में। पार्ट 1 जो पार्ट 1 है वो 1 to 25 है, और पार्ट 2 जो मैंने बनाया है वो है 26 to 50, ओके। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का पेपर था, फिजिक्स का था, जो कि मैंने फुली एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम आपको उसका अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करके बता देंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया, आपको हमारे चैनल पसंद आया, प्लेलिस्ट को एक बार जाके चेक कीजिएगा। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ओके। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी पेपर में, जो कि प्रीवियस ईयर के ही पेपर होंगे, जो कि सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।